हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने कुछ मिडिवल पीरियड में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ा था। कुछ टेक्निकल चेंजेस एंड जो न्यू क्रॉप्स आई थी और न्यू जो पीजेंट्स ग्रुप जो बने थे इनके बारे में पढ़ा था। फिर है टॉपिक कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, वो हम पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था कि कुछ जो किसान थे वो काफ़ी धनवान थे और कुछ जो किसान थे वो उनके पास ज़्यादा धन वगैरह नहीं था। केवल वे पशु ही उनके पास होते थे, उससे ही वे अपना गुजारा करते थे। आज हम पढ़ते अब जातीज से। जातीज means subcaste. As society became more differentiated, people were grouped into jatis. These jatis were ranked on the basis of their background and their occupations. Their ranks were weight fixed permanently. जातिज का मतलब होता है सब कास्ट। और जो सोसाइटीज है, जो समाज है, उसको और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको कई जातियों में इसको या लोगों को कई जातियों में बांट दिया गया। और यह जो जातिज होती है यह लोगों के बैकग्राउंड पर आधारित होती है और उनकी व्यवसाय पर आधारित होती है। उसके अलावा जो रैंक्स होती है वो परमानेंटली फिक्स होती है कि कौन सी जाति जो है लोअर कास्ट है और कौन सी अपर कास्ट में है। दे वर वेरिड according to the power, influence and resources controlled by members of the jati. Remarkably, the status of the same jati could vary from region to region. और इन जो जातिज होती है इनको पावर और उनकी प्रभाव तथा जो रिसोर्सेज होते हैं उनके पास उनको जो उसी जाति के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता है। द अफेयर्स ऑफ जातिज वर रेगुलेट इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट है ईच जाति फ्रेम इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। जातियों के जो मामले होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि प्रत्येक जो जाति होती है उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और उसको उसी जाति के जो मेंबर्स होते हैं वे उसको मैनेज करते हैं। एन असेंबली ऑफ एल्डर्स द जाति पंचायत एनफोर्स दीज रेगुलेशंस। और जो असेंबली होती है बड़े लोगों की, जैसे कि जो जाति पंचायत होती है, वो रूल्स को मानने के लिए लोगों को बाध्य करती है। जातिज हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस आल्सो। जो जातिज होती है उनको अपने विलेज के जो भी नियम है उनको मानना पड़ता है। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चिफ्टेन। बहुत सारे गांवों को एक चीफ के द्वारा, जो मुख्य जो अधिकारी होता है उसके द्वारा उसको
कंट्रोल किया जाता है। अब टॉपिक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी मिडिवल पीरियड में क्या क्या जो राजनीतिक क्या क्या विकास हुए थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के कुछ महत्वपूर्ण समूह। इन द medieval period the Rajput becomes very important. Literally the terms Rajput means the son of a ruler, but it includes the ruler, chieftains, soldiers and commanders of different monarchs in the subcontinent. medieval पीरियड में जो राजपूत थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए थे। और जैसा कि बताया समझ सकते हैं, जो राजपूत शब्द है इसका मीनिंग होता है किसी शासक का बेटा। लेकिन इसमें केवल शासक ही नहीं बल्कि जो अधिकारी होते थे या जो सैनिक होते थे या फिर कुछ राज्य के जो कमांडर्स होते थे वे भी इसमें शामिल है। Rajputs were said to be of extreme valor and great sense of loyalty. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasts also become politically important during this period. जो राजपूत लोग होते थे वे काफ़ी वफादार होते थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी होता था। और उसके अलावा जो दूसरे ग्रुप थे लोगों के, जैसे कि मराठा थे, सिख थे, जाट, अहोम और कायस्थ, ये सभी जितने भी ग्रुप थे वे भी पॉलिटिकली रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस टाइम। उसके बाद टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र तथा साम्राज्य। इन द अर्ली medieval period, regional kingdoms of both North and South India had considerable conflict with each other. This led to frequent rise and fall of kingdoms. medieval period की शुरुआत में जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में दोनों तरफ कुछ रीजनल किंगडम्स खड़े हो गए थे। कुछ छोटे बड़े राज्य थे जो कि एक दूसरे से काफ़ी लड़ते थे या एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उनमें हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिस कारण जो किंगडम्स होते थे, राज्य थे, उनका जल्दी ही पतन शुरू हो जाता था, जल्दी ही वो गिर जाते थे। द मोस्ट प्रोमिनेंट among these kingdom were the राजपूत किंगडम इन द साउथ। और इन सभी जो किंगडम्स थे, इन सभी में जो पावरफुल किंगडम थे वो दक्षिण में राजपूत किंगडम था। While the later medieval period saw the rise of powerful Muslim dynasties such as the Khiljis, the Tughlaqs and the Mughals। medieval पीरियड के जो बाद के साल थे उसमें कुछ पावरफुल मुस्लिम जो राज्य थे उनका उदय शुरू हो गया था, जैसे कि खिलजी वंश था, तुगलक वंश और मुगल वंश। According to a Sanskrit Prasasti, the empire of Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west. The empire also included all of the South India.
एक संस्कृत प्रशस्ति के अनुसार जो दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था, उसका जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, वो पूर्व दिशा में बंगाल से लेकर पश्चिम में गजनी जो अफ़गानिस्तान में है वहाँ तक फैला हुआ था। और इसमें साउथ इंडिया का जो एम्पायर है और साउथ इंडिया का जो क्षेत्र था वो भी शामिल था। Occasionally dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional। जो चोल वंश और खिलजी, तुगलक और मुग़ल वंश थे, इन्होंने जो अपना जो एम्पायर खड़ा किया था वो सिर्फ एक क्षेत्र तक ही नहीं बल्कि काफ़ी बड़े क्षेत्र तक उनका एम्पायर फैला हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास और होती है। थैंक यू।